देखो, फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति, कोई भी देश अपनी विदेश नीति कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, इसको हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है भौगोलिक तत्व, मतलब कि फिजिकल, हमारा जो देश है वो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं हमारे देश के साथ, उनके साथ संबंध अगर हमको बनाना है ताकि वो हमारे देश में आक्रमण करें, हमारे देश की ज़मीन पर घुसपैठ न करें। जैसे कारगिल युद्ध में हुआ था, चीन हमारे साथ करता रहता है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि अगर आपने अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं तो आपके घर में अगर चीनी ख़त्म हो गई है तो चीनी मिल जाएगी, फिर बाद में आप उसको कभी भी दे सकते हैं। अगर आप कहीं चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए कहीं मेहमान की शादी ब्याह में, या जन्मदिन पार्टी मनाने चले जाते हैं, या टूरिस्ट प्लेस में चले जाते हैं, तो आप अपने पड़ोसी के साथ अगर आपके अच्छे संबंध हैं तो वो तुम्हारे घर की रखवाली, देख रेख, झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत 1-2 दिन देख लेगा। सेम चीज़ आप उसके साथ कर देंगे। तो ऐसे ही पड़ोसी के साथ होता है, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी के साथ होता है। अगर आप अच्छे संबंध हैं आपके पड़ोसी देश के साथ तो आपको उसमें सहायता मिल जाती है ना। फिर उसके बाद आर्थिक, मतलब पैसे, इकोनॉमिक, अगर आपके पड़ोसी से अच्छे संबंध हैं तो पड़ोसी आपकी मदद कर सकता है, बीमार होने पर कभी आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है ना। तो सेम चीज़ इनका भी यही है। अगर आप अच्छे संबंध हैं देशों के साथ तो ये आपको कर्जा दे देते हैं। उनके पास कोई अच्छी तकनीक होगी, जैसे मिसाइल बनाने की तकनीक, या रेल पटरी बिछाने की तकनीक, या रेलवे की तकनीक, या दूर संचार की तकनीक, तो वो तुम्हारे साथ साझा कर लेते हैं, तुमको दे देते हैं, तो तुम्हारे देश का विकास हो जाता है। कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो खाद्यान्न की कमी आ जाती है। जब खाद्यान्न की कमी आ जाती है तो वो लोग खाना पीना भेज देते हैं, और साथ साथ में दवाई भी भेज देते हैं। तो यह आर्थिक चीज़ हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों को अब हम देखेंगे कैसे एक सिस्टमैटिक ढंग से लेख लिखने के रूप में, जैसे आपको निबंध लिखने के लिए आ जाए तो हम कैसे उसको निबंध के रूप में लिखेंगे ताकि विदेश नीति पे हमको समझ प्रकट हो जाए। और हम, क्योंकि आप विदेश नीति याद नहीं कर सकते हैं, आपको विदेश नीति समझना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिक रूप से टॉपिक वाइज देखते हैं इस वीडियो में। प्रत्येक देश की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज, भाषा, राष्ट्रगान तथा उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से होती है। हमारा देश प्राचीन काल से ही शांति, अहिंसा, पंचशील तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों पर चलता रहा है। यही कारण है कि हमारे देश के संबंध विश्व के सभी देशों से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश की विदेश नीति जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से भारत ने विश्व पटल पर यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण मैत्री भाव से रहने का इच्छुक है। इसी कारण भारत ने विश्व के सभी बड़े बड़े देशों तथा पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित किए तथा अपने मूल सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में अपने आप को स्थापित किया। बारे में जानना है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखो। भारत के वैसे तो अपने सभी पड़ोसियों से मधुर संबंध हैं, फिर भी कुछ एक पड़ोसी के मन में खटास भी है। कई स्तरों पर इसमें सुधार के लिए बातचीत हुई, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो सकी। भारत के अपने दूर के देशों से भी प्राचीन और मधुर संबंध हैं। भारत के विदेश नीति की पृष्ठभूमि, जब भारत गुलाम था तब इसकी क्या रणनीति थी और जब आज़ाद हुआ तब क्या था। भारत को 15 अगस्त 1947 के पश्चात ही अपनी विदेश नीति निर्धारित करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इसके पूर्व भारत एक परतंत्र देश था और उसकी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की विदेश नीति का निर्धारण लंदन स्थित इंडिया ऑफिस द्वारा होता था, परंतु इस संबंध में न तो भारतीय नागरिकों को और न देशी रियासतों को किसी प्रकार का अधिकार था।
भारतीय विदेश नीति पूर्ण रूपेण अंग्रेजों की दया पर आधारित थी, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीयों ने विदेश नीति में रुचि लेना प्रारंभ नहीं किया था। भारतीयों की ओर से प्रबल विरोध करने के कारण 1907 ईस्वी में होने वाले सम्मेलन में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई और इसी समय औपनिवेशिक सम्मेलन का नाम बदलकर इम्पीरियल कांग्रेस रख दिया गया था। इसके पश्चात विश्व में होने वाली घटनाओं के संबंध में भारतीय कांग्रेस रुचि लेने लगी। कांग्रेस ने निरस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों का समर्थन किया। 1935 में इटली ने शक्ति द्वारा एबीसिनिया हड़पा तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसोलिनी से इतने रुष्ट हो गए, इतने नाराज हो गए कि अपनी विदेश यात्रा के मध्य उन्होंने मुसोलिनी से भेंट तक नहीं की, जबकि स्वयं मुसोलिनी ने उनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। 1931 में जापान द्वारा चीन पर आक्रमण किए जाने पर भी भारतीय कांग्रेस ने निंदा की थी। एक और कांग्रेस ने चीन तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के भाव प्रकट किए, तो दूसरी ओर वह साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा उपनिवेशवाद, जिसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं, का विरोध भी करने लगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने तानाशाही शक्तियों का भी विरोध प्रारंभ किया। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कांग्रेस ने जो नीति विदेशिक मामले में अपनाई वह इसी पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति में ही प्रारंभ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही और हम विदेश नीति का अध्ययन पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर नहीं कर सकते। इस प्रकार कहा जाता है कि भारत ने अपनी विदेश नीति उन आधारों पर निर्धारित की जो कि भारतीय कांग्रेस के समय समय पर निर्धारित किए थे। थोड़े बहुत परिवर्तन आज भी विदेश नीति उसी आधार पर चल रही है। दिसंबर 1948 को जयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी विदेश नीति के संबंध में निश्चित किया कि वह उसी प्रकार निर्धारित की जाएगी जैसा कि समय समय पर कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है। उपरोक्त अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि क्या रही। इसका अर्थ यह नहीं कि एकमात्र कांग्रेस के प्रयत्नों से ही भारत की विदेश नीति की आधारशिला रखी गई है। भारतीय विदेश नीति भारत की हजारों वर्षों प्राचीन विचारधाराओं तथा सभ्यता और संस्कृति से भी प्रभावित रही। बुद्ध और अशोक की विचारधारा हमारी विदेश नीति में स्पष्ट झलकती है। एक महाशय थे जिनका नाम था एस.एन. धर, तो उनके अनुसार अन्य देशों के समान भारत की विदेश नीति भी राष्ट्रीय हित, देश की सुरक्षात्मक भावना, जनता की आर्थिक आवश्यकताओं तथा कुछ सांस्कृतिक भावात्मक तत्वों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। विदेश नीति तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो पहला है भौगोलिक तत्व। भारत की स्थानीय सीमा अनेक देशों से मिली हुई है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे देश भारत की स्थानीय सीमा से लगे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी कश्मीर अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है तथा संघ की सीमाओं से बिल्कुल ही समीप है। आज भारत की रक्षा हिमालय पर्वत से नहीं की जा सकती क्योंकि वैज्ञानिक साधनों ने हिमालय के महत्व को समाप्त कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि देश की प्रगति के लिए और सुरक्षा के लिए इन पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। जेसी कुंद्रा ने भी कहा है कि भारत को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जहां इस ओर चीन से सामान्य संबंध बनाए रखने होंगे, वहीं भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हिंद महासागर तथा संसार के अन्य महत्वपूर्ण समुद्रों पर पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित न हो। इस संबंध में मार्च 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
हम एशिया के सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हिंद महासागर के मध्य में हैं। अतीत तथा वर्तमान के में हमारे संबंध पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के साथ हैं, और हम चाहें तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पर भौगोलिक तत्व विशेष प्रभाव डालते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि भौगोलिक तत्व मतलब कि फिजिकली बॉर्डर कहाँ कहाँ लगते हैं, क्योंकि हमको अपने बॉर्डर को सुरक्षा देना है, तो हमको अपने पड़ोसी देशों से मित्रवत व्यवहार रखना है, ताकि वो हमारे ऊपर कभी अटैक न करें या तो हमको उनके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत न पड़े। एक तो ये देख लिया, इसलिए हमको विदेश नीति अपनी कैसी रखनी है उस हिसाब से रखेंगे। दूसरा होता है सैनिक तत्व। तो सैनिक तत्व भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। भारत ने प्रारंभ से सैनिक प्रगति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था। इसका कारण यह था कि भारत अपनी शांतिप्रिय तथा युद्ध विरोधी और मैत्रीपूर्ण नीतियों के पूर्ण रूपेण से आश्वस्त था। परंतु जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत एकदम कल्पना लोक से बाहर निकलकर अर्थात भूमि पर आ गया, और भारत ने सैनिक तैयारी की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। भारतीय सैनिक तैयारियों का परिणाम हमने 1965 और 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्धों में देखा। भारत इस बात को भी भली प्रकार समझ चुका था कि शांति स्थापित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु भी एक शक्ति संपन्न देश होना आवश्यक है। अप्रैल 1974 में परमाणु विस्फोट करके भारत ने यह दुनिया को दिखा दिया कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी क्षण परमाणु बम का निर्माण कर सकता है। फिर भी भारत ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह शांति प्रिय कार्य हेतु अणु शक्ति का प्रयोग करेगा। विदेश नीति तैयार करते समय आर्थिक तत्व मतलब मनी, इकोनॉमिक कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे साथ ट्रेड कौन करेगा, या तो हम किसके साथ ट्रेड करेंगे। विदेशी मुद्रा आएगी नहीं तो, और जब लोग आएंगे नहीं, विदेशी मुद्रा आएगी नहीं तो हमारे देश का डेवलपमेंट कहाँ होगा। इसलिए हमको इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आर्थिक तत्व को थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक तत्व भी किसी देश की विदेश नीति पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय उसकी आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी निर्धनता, जनसंख्या की वृद्धि तथा उद्योग धंधे में पिछड़ापन इत्यादि के कारण भारत की आर्थिक दशा सुधर नहीं पाई। अपनी आर्थिक नीति को उन्नत करने के दृष्टिकोण के आधार पर ही भारत को अपनी विदेश नीति निर्धारित करनी पड़ी। भारत को खाद्यान्न की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए उसे अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से सहायता प्राप्त करनी पड़ी। आज अनेक प्रयत्नों के पश्चात भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो पाया है। भारत अमेरिका से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता। भारत को अपने आर्थिक तथा औद्योगिक विकास हेतु विदेशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी तकनीकी सहायता की भी आवश्यकता रही है। इस प्रकार की सहायता भारत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों से लेता रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान तथा जर्मनी इत्यादि ऐसे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार की सहायता दी है। ये सभी देश ऐसे हैं जिनके राजनैतिक सिद्धांतों ने इन्हें विभिन्न गुटों में विभाजित कर रखा है। भारत को अपनी आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति के लिए इन सभी देशों से सहायता प्राप्त करनी थी। अतः भारत ने इनके परस्पर विवादों से पृथक रहना ही उचित समझा, जिससे सब ओर से सहायता प्राप्त होती रहे। राष्ट्रीय हित संबंधी तत्व। कोई भी देश अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय राष्ट्रीय हित का प्रमुख ध्यान रखता है। प्रत्येक देश का प्रमुख उद्देश्य भी यही होता है
कि वह इस प्रकार की विदेश नीति निर्धारित करे जिससे उसके हितों को लाभ पहुँचे। किसी देश में चाहे साम्राज्यवादी तथा साम्यवादी सरकार हो या लोकतांत्रिक सरकार हो, वहाँ के विदेश मंत्री को प्रमुख रूप से अपने देश के हितों के संबंध में विचार करना होता है। इस संबंध में 1949 में अमेरिकन कांग्रेस में पंडित नेहरू ने बोलते हुए कहा, यदि हमारी स्वतंत्रता को कोई संकट उत्पन्न हुआ या हम पर किसी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करने का प्रयत्न किया गया तो हम न तटस्थ रह सकते हैं और न रहेंगे। उसी प्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री इवांस ने भी कहा था कि विदेश नीतियों के निर्माण में सूक्ष्म सिद्धांतों को आधार न मानकर राष्ट्रीय हितों के परिणामों पर विचार किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय हित उसकी आर्थिक प्रगति, उद्योग धंधों का विकास तथा सीमा सुरक्षा में है। इन्हीं की पूर्ति हेतु भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित